सभी भाई बैठ जाएं। सभी लोग बैठ जाइए। सभी बैठ जाइए। सभी रिक्शा चलाने वाले भाई लोग बैठे हैं। अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। आप सबसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। राहुल जी आज हमारे बीच के अंदर आए हैं और हमारी बात सुनेंगे, बोलेंगे और दिल से दिल का नाता जुड़ेगा। आप सब बैठ जाइए। अब बात करते हैं, सबकी बात सुनेंगे। आज बनारस के सभी रिक्शा चालकों से, साइकिल रिक्शा चलाने वालों से मिलने के लिए राहुल जी आप हमारे बीच के अंदर आए। एक देश की ऐसी शख्सियत हमारे बीच के अंदर है। हम थोड़ा सुने उनको। ये अब सुने आपकी बात सुनाओ, अपनी बात सुनाइए। आज इस देश के सबसे बड़ी से बड़ी शख्सियत, सबसे गरीब से गरीब लोगों के बीच के अंदर आप अपने दिल दर्द और उनकी बात सुनने के लिए आई है, कहने के लिए और उनके है तो दुख दर्दों को बांटने के लिए और अपने से हो सके उतना है तो करने के लिए आपके सामने आज उपस्थित है। हम सब जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे उनका। राहुल जी आज बड़ी दिव्य आज कांग्रेस पार्टी का बहुत वर्षों के बाद के अंदर भी एक असली स्वरूप दिखाई दे रहा है कि जो बिल्कुल गरीब से गरीब आदमियों के बीच के अंदर कांग्रेस जाना चाहती है और जाई है। और उसका आज ये प्रमाण पूरे देश के समक्ष राहुल जी ने अपने हाथ में यहाँ पर पेश किया है। आपके दिल की बात, आपके काम की स्थिति, आपके है तो घर की परेशानियां, आपके सरकार के साथ के सवाल, रेलवे के साथ के सवाल, पुलिस वालों के साथ के सवाल, आपकी सेहत, जब आप दो दो तीन तीन पैसेंजरों को लेके चलते हैं तो आपकी सेहत के अंदर से जो सवाल खड़े पैदा होते हैं वो सब बातचीत करने का और आपका वो जो है तो बांटने का ये समय है। मेरी आपसे विनती है कि हम बाद में जिंदाबाद वगैरह बाद में करेंगे, लेकिन एक एक जना अपनी अच्छी तरह से अपनी बात को रखे कि जिससे रोज हमारी जिंदगी के अंदर रिक्शा चलाते चलाते और क्या सुधार किया जाए, हमारे बच्चों के बारे में क्या सुधार किया जाए, हमारी घर की स्थिति में क्या सुधार किया जाए। मुझे तो बड़ी हैरानी है सर, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि शायद किसी इकोनॉमिस्ट ने ये ड्रॉ नहीं किया कि इतने सारे इस देश के रिक्शा वाले रिक्शा चलाते और इस देश का कितना ईंधन पेट्रोल डीजल बचाते होंगे। उसका आंकड़ों के अंदर कोई है तो जवाब हमको नहीं मिलता कि कितने करोड़ रुपए का पेट्रोल डीजल आप रोज है तो बचाते कि जिसकी वजह से है तो इसलिए आप में से सबसे पहले बताइए कौन अपनी बात शुरू करेगा? आप करोगे? अच्छा, आप सबसे बुजुर्ग जो है वो शुरू करे। उसके पहले अच्छा सबसे बुजुर्ग आप है तो मैं अब सुन ली, आप बैठ जाइए, चिंता मत करिए, बैठ जाइए, सबको मिलेगा। आप अपनी बात बताएंगे। हाँ, कितने साल से क्या करते हो, कैसे करते हो, कैसे शुरू की, क्यों ये काम किया वगैरह सब जो कुछ। ऐसा है बाबू, आपका नाम बता दीजिए। हमारा नाम गौरी शंकर प्रजापति है। नई सड़क के रहने वाला हूँ, समझे सर। 40 बरस से मैं रिक्शा चला रहा हूँ और कोई लाभ हुआ नहीं। लाभ ये है कि हम लोग 200 रुपया कमाते हैं, 50 रुपया चार्ज निकाल देते हैं, बचता है 150। में 6 बच्चे हमारे हैं, 3 लड़के, समझे सर। हाँ जी। हाँ, अब कोई एक पैसा बचता नहीं है सर। हमें रात में भी आता है, बूढ़े आदमी है, सुबह भी आ जाता हूँ रिक्शा चलाने। कितने बजे शुरू करते हो? सुबह में 4-5 बजे। 4 बजे। हाँ। और बंद कब करते हो? 10 बजे दिन में। 4-5 घंटा चलाते हैं सर। हाँ। और रात में 1 घंटा 2 घंटा चला लेते अपने पेट खातिर। रिक्शा खुद की है? नहीं सर, 50 रुपया चार्ज देते हैं। 40 किराया देते हैं रोज का? जी। कितना देते हो? 40-50। तो फिर 40 रुपया तो कमाना पड़ता होगा ना रोज का? जी जी, उसको रोज देना भी पड़ता होगा जी। और एक दिन पैसा नहीं दिया तो क्या होता है? गाड़ी रखवा लेते हैं। एक दिन में रखवा लेते हैं? हाँ, रखवा लेते हैं, फालतू बातें बोलते हैं, मार का भगा देते हैं। गाली देंगे सर, गाली देंगे। अच्छा, किसकी गाड़ी? किसकी?
मिस्त्री जी प्लीज खत्री जी उनको शांत। तो गाड़ी गाड़ी 3 आदमी का, जैसे इनका चालू नहीं मिला गाड़ी तो मनोज के चला लेते हैं। अच्छा किसी और को दे देते हैं। हाँ, मनोज का नहीं खाली हुआ तो कोई दूसरे की चला लेता है। ऐसे 3-4 पकड़े हैं सर। अपनी गाड़ी कोई नहीं है। गाड़ी कितने की आती है? गाड़ी कम से कम है इस समय 16,000 का। 16,000 है जी। अच्छा और जब तुम नहीं मिलते तो कोई आदमी ढूंढते ढूंढते आता है पैसा कि ढूंढो इसको, कहाँ गया आज पैसा, क्यों नहीं मिला? जी हाँ। गरीब आदमी की बुढ़े हो गए रिक्शा अरे भैया समझा सर, ये चार्ज नहीं दिया, ताला बंद कर दिए। सबसे पहले है कि हम लोग को तो रिक्शा किराए पर मिलता ही है। इससे ज़्यादा है कि हम लोग जब शहर में निकलते हैं रिक्शा लेकर के तो हम लोग को कहीं खड़े होने का स्टैंड नहीं है। और जहां हम लोग खड़े होते हैं, हर रोड में तो हर जगह दुकान है, चौराहा है, चौराहे पर पुलिस डंडा मारती है। और दुकानदार हम लोग जब दुकान के सामने लगाते हैं तो हम लोग कहाँ रहें, किस आधार पर कमाएं? सबसे पहली समस्या स्टैंड का है। शहर से लेकर के स्टेशन तक हम लोग को सबसे बड़ी यही समस्या है। तो आपका जो रिक्शा, चाहिए। एक सेकंड में, आपका रिक्शा चलाने में सबसे खराब टाइम जो था, सबसे खराब दिन जो था, हाँ। वो कौन सा है? उसके बारे में मुझे बताओ। सबसे खराब दिन जब से आपको सबसे ज्यादा दर्द हुआ कि भाई मैं मतलब ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं, वो दिन बताओ, उस दिन के बारे में बताओ शुरू से अंत तक। वो तो बरसात में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जब बरसात में ऐसा होता है कि हम लोग भीगते हैं तो तबीयत भी खराब होता है। और गाड़ी कहीं ऐसे भी पानी जहाँ हम लोग रिक्शा नहीं ले जा सकते हैं, रोड कहीं पर गड्ढा खुदा हुआ है तो उसमें भी परेशानी होता है। यदि उस दिन रिक्शा नहीं निकल पाए या किसी तरह से नहीं गए तो उस दिन का भी हम लोग को चार्ज लग जाता है। अच्छा। और उस दिन हम लोग तो जो कमाए हैं पहले वो घर से ही देना पड़ता है, भरना पड़ता है, खुराकी हो या तो चार्ज हो। और आपके बच्चे स्कूल में? स्कूल में बच्चे हम लोग तो खुद थोड़ा यहाँ पकड़ो भैया, हाँ। सुनाई नहीं देगा। हम लोग का बच्चे हम लोग को तो वही खाने पीने पर ही होता है, तो बच्चों की पढ़ाई कैसे? अरे बहुत तो कितने बच्चे हैं आपके? हमको 4 बच्चे हैं। 4। और वो सब स्कूल में है? हाँ, स्कूल में जाते, वही सरकारी स्कूल में जाते सरकारी हैं, स्कूल में। कभी नहीं गए। पढ़ाई से आप खुश हाँ। हैं? नहीं, उनकी पढ़ाई से खुश हैं आप या नहीं? खुश नहीं है, खुश नहीं। दिल तो क्या नहीं चाहता कि हम भी अच्छे बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन उतनी हमारी क्षमता नहीं है कि हम पढ़ा सके। हाँ। कितना पैसा बनता है आपका दिन में? 200-250 बचता है तो 50 रुपये तक खुराक ही चला जाता है। 200 कभी 150, इसका कोई गारंटी नहीं है कि कितना बनेगा, कभी कम होता है। और जो आपके रिक्शा पे चलते हैं वो आपकी इज्जत करते हैं या नहीं करते? न कुछ सैकड़े में 5% है कि जो दर्द को समझते हैं वो करते हैं, 95 तो हम लोग को नहीं समझ पाते हैं। आपने कहा 5% है जो दर्द को समझते हैं। हाँ, और आप मुझे दर्द समझाओ। दर्द ऐसा जैसे है, आपने कहा ना 5% समझते हैं, हाँ 5% तो मैं आपसे कुछ ऐसे सवारी हैं। आपका दर्द क्या है मुझे ये बताओ। समझाओ। दर्द है कि हम लोग जितना मेहनत करते हैं उस हिसाब से किराया नहीं मिलता है हम लोग को। और कुछ ऐसे हैं कि जो उचित किराया है उससे बेसी हम लोग के कहीं रास्ते में खिलाते पिलाते भी हैं, और हमको उन लोग को बख्शिश के रूप में या कुछ ऐसे सवारियाँ 5% की देते हैं। लेकिन 95 जो हम लोग का किराया है उसमें भी कम देते हैं और गालियाँ भी देते हैं, ऐसा भी होता है। अच्छा, इस तरफ से कोई? आएंगे आपके पास आएंगे। अच्छा चल। हाँ, हमारा नाम साहब रविंद्र राजभर जी है। राजभर भर। प्रॉपर हम यहीं बनारस एक चंदौली कस्बा है, वहीं के रहने वाला हूँ ना साहब। हमारे पास कोई जगह ज़मीन है, हमारे पास एक झोपड़ी ज़रूर है। उस झोपड़ी में हम लोग रहते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, 2 बेटा है। रक्षा आज हम 15 साल से चलाते हैं। पूरी बनारस की स्थिति हम जानते हैं। बाकी बाबूजी रक्षा चलाकर हम अपने बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं कर सकते हैं। इन रक्षा चलानों में हमको बहुत धक्का खाना पड़ता है। हम लोग सवारी बैठाकर लेकर बाबूजी जाते हैं। हम लोग अपने जायज़ पैसा मजदूरी मांगते हैं तो हम लोग को तमाचा मिलता है, गाली मिलता है, लात मिलता है। हम लोग की बाबूजी सही मजदूरी नहीं मिलती है। उसके बावजूद भी हम अपने गरीब आदमी हम अपने बच्चों का पेट इसी रक्षों से हम बाबूजी चलाते हैं। इसके आगे बाबूजी हमारे परिवार टोटल हमारे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बाकी उसमें जो कि हम लोग पूरी ही तरीके से कांग्रेस को प्यार करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबूजी हम लोग गरीब आदमी की आपकी बात कभी नहीं मिलती है।
बाकी बार धन्यवाद राहुल गांधी जी, जो कि एक वाकई में हमने अपने जीवन में सोचे थे कि आपकी तस्वीरें देखते थे शहर में, यहाँ वहाँ पोस्टर सब लगे हुए हैं, देखकर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ कि बार हमारे पीड़ा को आप चंदौली में आए हुए थे। वहीं प्रॉपर हम चंदौली के ही रहने वाले हैं, वहाँ से 5 किलोमीटर शहर की दूरी के बाद हमारा गाँव है। माइक वाले जरा माइक ठीक कर दीजिए, क्योंकि कन्फर्म सही आवाज़ नहीं मिल रही है। क्योंकि आप आज मैं अपने राजा से, अपने प्रिय के देश के नेता से एक भैया एक बात बताओ मुझे, आप जब आपने रिक्शा चलाना शुरू किया, इस धंधे में आप आए कैसे? बाबूजी गरीबी लाई। तो क्या कैसे हुआ? आपके पिता क्या करते थे? मेरे पिताजी एक छोटा मोटा गृहस्थ थे, मजदूरी करके हम लोग को पढ़ाए लिखाए, 8वीं 10वीं फेल हूँ साहब। 10वीं फेल के बाद हमारी पत्नी आ गई। हम सोचने लगे कि बाबूजी हम लोग को किसी तरीका से कैसे कैसे पढ़ा दे खिलाए। अब शादी भी हमारी हो गई, इसलिए बाबूजी हमने कुछ दिन तक धक्के खाए। फिर उसके बाद इसी बनारस में हम अपना रक्षा जो है चलाने लगे। उसी रक्षा के सहारे आज हमारे पास बाबूजी 4 बच्चे हैं। उन्हीं बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल में बाबूजी पढ़ाते हैं। बाकी बच्चों के साथ बाबूजी मैं मेहनत करता हूँ। बाकी उस पढ़ाई से हम खुश नहीं हैं, क्योंकि बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं मिलता है। बच्चों को आप तो इतनी बढ़िया शिक्षा देते हैं कि कपड़ा देते हैं, खाना देते हैं, सब देते हैं, बाकी उस बच्चों को सिर्फ जैसे कि भीख मिलता है। आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? बाबूजी अगर आप कर पाते, सबका सब कर पाते, तो आप क्या चाहते कि आपके बच्चे का नाम क्या है? लड़के का नाम क्या है? मेरी बेटी का नाम क्या है? जी, बेटी का नाम एक मंजू है। तो मंजू के लिए आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए? मंजू के लिए अच्छी पढ़ाई चाहता हूँ, अच्छा उसका जीवन चाहता हूँ, अच्छी सुख साल से मंजू हमारी रहे, उसको शिक्षा मिल जाए। और वो आपसे क्या कहती है? मुझसे कहती है कि पापा हमको आप अच्छे तरीके से पढ़ाएं। बाकी हम उसको पढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास साथ में पैसे नहीं हैं कि उसको कहीं हम अच्छे स्कूल में एडमिशन हम उसको दे दें। मेरी भी बड़ी तमन्नाएं हैं। जब आप ये बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखते हो तो आपको क्या लगता है कि भाई? हमको बाबूजी बड़ी गाड़ियों से देखकर हमको कोई नाराजगी नहीं है। हमको सिर्फ अपनी ज़िंदगी अपनी किस्मत से देखकर नाराजगी है कि ठीक है, हम तो गरीब के घर पैदा हुए, तो हम क्यों बड़ी बिल्डिंगों का ख्वाब देखें, हम क्यों बड़ी गाड़ियों का ख्वाब देखें। ठीक है, हम मेहनत करेंगे। हमारे जिसे कहते हैं बनारस के भाषा में महाबोले बाबा सबको देखते हैं, उसी बीच में हम लोग अपना सब जीते हैं, खाते हैं। बाकी आज हम लोग को जो प्यार दिए हैं आप, इसका एहसान हम रविंद्र राजभर पूरी अपनी समाज की तरफ से कहते हैं कि कभी नहीं उतारेंगे। मैं एक महिला से बात कर रहा था, एक दिन गरीब महिला से बात कर रहा था, और मैंने उससे वो सवाल पूछा कि भाई गरीब में और अमीर में क्या फ़र्क होता है? तो उसने मुझे जवाब दिया जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसने कहा कि जो गरीब होता है उसके पैरों के नीचे फर्श नहीं होता है, वो गिर जाता है, दलदल सी होती है, हर रोज़ उसे दलदल में चलना पड़ता है। और जो अमीर लोग होते हैं उनके पैरों के नीचे एक फर्श सा होता है। जो अमीर का बच्चा होता है वो हेलो माइक वाले देखिए, माइक काम नहीं कर रही है आप लोग की। चुपचाप वो कॉलेज में जाता है, उसको कम से कम चल रही है। तो उसने मुझे बताया कि क्यों नहीं हम गरीबों के पैर के नीचे एक फर्श बनाएं, तो वो उसके नीचे तो ना गिरे, और अगर उनके नीचे एक फर्श होगा तो वो आसानी से ऊपर उठ सकते हैं। जैसे आपने मुझे उदाहरण दिया अभी, अब आप पूछ रहे हो फर्श का क्या मतलब। अभी आपने मुझे उदाहरण दिया कि देखिए हमारा रिक्शा का स्टैंड नहीं होता है, तो एक प्रकार का फर्श रिक्शा का स्टैंड हुआ कि भैया आपको अगर रिक्शा का स्टैंड मिला तो आप हर रोज अपने आप से कह सकते हो कि भैया हमारी जिंदगी थोड़ी आसान है, हमें आगे सामने का दिख रहा है। आज आपको कल का नहीं दिख रहा है कि कल क्या होगा आपको नहीं मालूम। सही बात है, गलत बात?
आपको लग रहा है कि हमें नहीं मालूम कल क्या होगा। अभी के आप बता सकते हो कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं, मगर आज शाम के भी नहीं बता सकते हो। सर नमस्कार, मेरा नाम प्रभु नारायण है, मैं लोहता के रहने वाला हूँ। ऐसा है सर, हम लोग रिक्शा आज 15-20 साल से चला रहे हैं। यही मालिक लोग 4-6 10 रखते हैं, 40-50 रुपया भाड़ा लेते हैं। और हम लोग की सबसे पहले समस्या यह है कि चौराहा बंद है। चाहे कोई भी गली से अगर हम लोग स्टेशन पर आना चाहें तो आने नहीं देते हैं, 10-5 घूस लेते हैं, मार के छुच्छी खोलकर फेंक देते हैं साहब। क्या करके फेंक देते हैं? वो छुच्छी, उसका हवा निकालकर आरटीआई लोग फेंक देते हैं साहब रोड पर। हम लोग वैसा ही परेशान होकर के लेकर जाते हैं दूसरे तरफ, और पंप साइकिल वालन से मांग कर भरते हैं। वो भी 5 रुपया लेता है खाली हवा भरने का। और राशन कार्ड जो पीला है, वो जो लाल सफेद कार्ड है साहब, जितना भी है वो सब अमीर आदमी की है। आप सही जांच करवा लीजिए लोहता या महेशपुर ब्लॉक पर से, आप चाहे जितना भी राशन कार्ड हो बीपीएल सब चेक करा करके देख लीजिए। उसका घर द्वार 3-3 तल्ला का बिल्डिंग है, 2 तल्ला का बिल्डिंग है, घर में 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, सरकारी भी उसको फायदा मिल रहा है नौकरी, फिर भी उसके पास लाल और सफेद कार्ड, एक घर में 2-2 3-3 कार्ड है साहब। यही मैं कहना चाहता हूँ साहब, अगर ये लाल सफेद कार्ड किसके लिए है? गरीब आदमी के लिए ना। मगर एक गरीब आदमी इतने अगर 500 रिक्शा वाले हैं, शायद अगर 25 कार्ड लाल सफेद मिल जाएगा सर तो आपकी वो भी नहीं मिल पाएगा सर। हम लोग बहुत परेशान, आप लोग का फोटो देख करके हम लोग को बड़ी खुशी होती है कि मंत्री हो जाएंगे तो हम लोग का बड़ा साहस करेंगे। मगर साहब हम लोग के आज सामने आप आकर खड़े हैं, हम लोग की मुसीबत कुल दुख दूर हो गई। साहब को ज़्यादा लेट लगाना नहीं चाहता हूँ, बहुत वक्त हो गया है। साहब कौन क्लास का आदमी है मैं जानता हूँ 40 साल से, कि जब मेरी अम्मा जान इंदिरा गांधी की फ़ोटो देखता था तो कलेजा में बहुत ताकत आता था। लेकिन मैंने घर से बिगड़ के बनारस चला आया हूँ, मधुबनी जिला के रहने वाले हूँ, तो आज भी वही फ़ोटो को देख करके मेरे जान में जान आता है। मैं भी कांग्रेस का आदमी हूँ, जितने कब्रिस्तान चले गए हैं सबके हाल में जानता हूँ। चलाया हूँ रिक्शा बनारस में 40 साल, लेकिन दारू शराब कभी नहीं पिया, समाज में खड़ा हूँ। ऑटो वाले गरीब भाई लोग को मैं यहाँ माइक पकड़ो नहीं तो सुनाई नहीं देगा। स्टैंड का साधन दिया जाए ऑटो वालों को। ऑटो वाले को। अच्छा, आप ऑटो चलाते हो, रिक्शा चलाते हो? हम रिक्शा चालक हैं, और रिक्शा वाले भाई को, रिक्शा चालक को रिक्शे का स्टैंड दिया जाए। यही 2 चीज़ का बहुत दिक्कत ही है बाजार में। और इसी के लिए पुलिस वाले भाई की बदनामी भी होते हैं कि पुलिस वाले मारते हैं। नहीं, हमारे कर्म देख करके वो मारेंगे। पुलिस वाले किसी को मार नहीं सकते हैं। जब तक कि मैं गलती नहीं करूंगा तब तक कि वो साहेब लोग किसी को हाथ नहीं उठा सकता है गरीबों पर। आपका आदमी सही है और मेरा ही आदत खराब है तो मैं मार खा लेता हूँ। तो क्या आपकी क्या खराब आदत क्या है आपकी? यही कि चलाते कहीं लगाने का नहीं है तो उसी जगह लगा करके भाषण दूंगा, सवारी खोजूंगा। तो साहब लोग को जब ड्यूटी पर आपने दिए हैं वो अपना सत्ता सबूत ड्यूटी दिखाएंगे ना आपको, नहीं तो तनख्वाह नहीं मिलेगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा उसको 10 आदमी हिसाब किताब करके। तो वो अपनी कमाल सही कर रहे हैं साहिब लोग हमारे, जितने उर्दी वाले हैं खाकी, सब अल्लाह ताला की रहमत है। और मेरे भाई गरीबों को, रिक्शा चालक को टीबी, दम्मा, खांसी पकड़ लिया, बीड़ी या सिगरेट, भांग, गांजा पीते पीते और कोई इलाज नहीं होते हैं, और उसकी आपके तरफ से कोई दुख दवाई, एहसान चीज़, अपनी निशानी एक तो गरीब को दिया जाए, कोई चीज़ जो राहुल बाबू का नाम होता रहेगा। सब तो भाई लोग, अम्मे जान, अब्बे जान लोग इंतकाल हो गए सब, और क्या चीज़ से कैसे गए हैं मैं उसकी सपना ख्वाब देखता हूँ, हमेशा दुआ करता रहूँगा कि सबकी राजनीति खत्म हो जाए, मेरा राजीव गांधी का राजनीति जिंदाबाद रहेगा। मेरे गांव में इंदिरा गांधी ने बैलगाड़ी पर जाकर के एक वोट के लिए पुराने साड़ी पहन करके, जिस साड़ी में कौन साड़ी पहनते थे इंदिरा गांधी मेरी अम्मा जान, नाम नहीं लूँगा तो मज़ा नहीं आएगा, जब तक कि कोई साड़ी में पैर नहीं है हारा और गुलाब की फूल, मैंने उसकी साड़ी को इतना ही बड़ा मैं देख चुका हूँ। आज मैं बुढ़े हो रहा हूँ और मैं 40 साल से ये निरहुआ रिक्शा वाला बन करके बनारस में मेरी बेटी पढ़ता है। मेरी बीवी गुजर गई तो मैंने अनाथ में लोग पैसे दे करके मांगा, लेकिन स्टेशन में मैंने दतमन बेच करके मुसहर से 100 रुपये के लेकर के बच्चे को बेच के और बड़ा किया हूँ। तो लंका थाने के पास में बेचू हॉस्टल जिसको कहते हैं बनारस में सबसे बड़े हॉस्टल, अनाथ आश्रम लिटिल स्टार आशा मैम के हवाले कर दिया हूँ, जो बेटी हमारी इतनी बड़ी की है,
11-12 साल में 7 क्लास इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई का इस्तेमाल मैंने उसको दे चुका हूँ। अब अंग्रेजी ठीक से बोलती है? जी, वो बोल सकता है। हम तो बिहारी भाषा में कहाँ जाए छिरो तावे छी, यही भाषा बोलते हैं। जाहिल है, दिमाग का बहुत सही आदमी है, जो देख लेते हैं तो भूलते नहीं है कभी। हाँ सर, तो हम लोग को कुछ हेल्प किया जाए। हमेशा हमारी गरीबी आपको दुआ करता रहेगा, हर बला मुसीबत से अल्लाह तबारक ताला आपको हमेशा बचाता रहेगा। उड़ाने आएगा और कोई तो उड़ जाएगा वही। अली का शान है, मेरा नाम शब्बीर मोहम्मद नाम है। शक्ल तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं शराब कभी छुआ नहीं आज तक। नमाज का पाबंद आदमी हूँ, अल्लाह का डर है। ये सब से क्या है, ये सब काला हो चाहे गोरा हो, दिल सच्चा होना चाहिए। दौलत किसी का नहीं होता है, नसीब से होता है। तो आप गरीब आदमी को कुछ दान करके चले जाएंगे तो ये लोग का बोली नहीं बोलने का है, सब धुरवा है, गरीब है, अनाथ समझ लीजिए, आपके कदमों का लायक भी नहीं है धूल का। तो उनको आप लोग कुछ सहारा दीजिए, जो राहुल बाबू का कुछ नाम जय जयकार होता है। आप बोलेंगे? माननीय राजीव गांधी जी, हार्दिक अभिनंदन। मैं बनारस में मैं बलिया निवासी, रसड़ा तहसील, मोहल्ला शंकरांग पोखरा, मकान नंबर वार्ड नंबर 2, मकान नंबर 16। मैं यहाँ पर शुरू से गरीब स्थिति में झेलता आ रहा हूँ। सन 8-9 साल की उम्र से मैं बनारस स्टेशन पर गुजर बसर कर रहा। अभी तक ले मैं जब तक होश संभाला तो 15-20 साल से मैं रिक्शा चला रहा हूँ। और माननीय राहुल गांधी जी, हमके ऊपर, हम गरीब के ऊपर बहुत सी प्रॉब्लम है। जो हमारी सरकार, केंद्र सरकार जो मुहैया देती है, हम लोग को नहीं मिल पाता है, कोई सुविधा नहीं मिल पाती है, हर अधिकारी के अंदर में दब जाती है। और दूसरी बात सर, मेरे ना हम किराए पर रहते हैं। और रही यहाँ प्रतिबंध की बात जो रिक्शा पे लगी है, वो प्रतिबंध पुलिस वाले की देन है। मैं 18 जून को इसी चौराहे कमलापति त्रिपाठी पर मैं रिक्शा किनारे रात्रि 11 साढ़े 11 बजे लगा खड़ा था। और पुलिस डिपार्टमेंट आम पब्लिक को रख करके असुली बाय रोड बसें ट्रकों से असुली करवाती थी। उसी में जो अवैध आदमी था, वो हम बगल में खड़ा थे, उसने कहा कि रिक्शा वाले इधर आओ। हम उसको पास गया, कहा कि ब्रिज उठा ले आओ। ठीक, हम कहे उसको कौन मोबाइल लगेगा, चलो उठा के दे दो। उठा के देने के बाद उसने कहा बे रख किधर आओ। तो हम इतने में कहे तुम्हारा गुलाम है क्या, तुम्हारा हम बेगारी करने आए हैं। तो उसने मेरे को थप्पड़ खींच के मार दिया। थप्पड़ खींच मारने के बाद मैंने पिकेट पर ड्यूटी तैनात 2 सिपाही थे, उनको पास जो सुली करके देते थे, वो उनका कोई सुनवाई नहीं की है। फिर उसके बाद मैंने सिगरा थाना गए, वहाँ पर कोई दरोगा मेरे मौजूद नहीं मिला। फिर वहाँ से भागा के यहाँ पर आए। अपने मोबाइल द्वारा मैंने जो है कंट्रोल रूम में फ़ोन मिलाया, 100 नंबर पर डायल किया कि हमको इंसाफ मिले। तो वहाँ से एसपी सिटी का मैंने नंबर अजय मिश्रा का लिया। अजय मिश्रा जो सिटी एसपी थे उनका लिया, वहाँ फ़ोन किया, वहाँ नंबर नहीं लग रहा था। काफ़ी देर होने के बाद 12 बज गया। तो फिर दोबारा मैंने कंट्रोल रूम में फ़ोन किया, उनको अपनी समस्या बताई। तो वहाँ से एक दरोगा आए, सिगरा थाना से कहीं से भी आए होंगे, उनको सारी समस्या बताया। वो आदमी जो है सामने खड़ा था हमारे, उसको ना गिरफ्तार किया ना कुछ किया, ना उल्टा हमको धमकाने लगा। कौन था आदमी, कौन था? वो भी जो असुली का सिपाही को देता था, चौराहे पर जो असुली का सिपाही को देता था, वो आदमी सामने खड़ा था। कोई उसको डांट फटकार नहीं दिया, ना कोई कार्रवाई किया। उल्टे हमको धमकाया दरोगा ने कि अगर कायदे तरीका चलाना है बनारस में तो सब इतना करके बात मत करो, ऊँची आवाज़ में बात करो, तुमको ऐसा केस में लाद दूंगा कि तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। अच्छा सर, वो कोई काम नहीं किया तो उसका वही वादी से कोई गिरफ्तार नहीं किया, डांट फटकार कर छोड़ दिया गया। और मेरे को सिर्फ ना मेडिकल मुहैया कराया गया, ना कुछ कराया गया। और उसके बाद खाली एक पट्टी, एक दर्द की टीका देकर हमको दिखा दिया गया। और रात भर मैं कमाने निकलता था, रात को कोई कमा नहीं पाया। सुबह बच्चे के लिए खाने भोजन की व्यवस्था नहीं थी हमारा, हम दिन में 2-4 घंटे चला लेंगे तो हमारी कुछ घर की रोजी रोटी चल जाएगी।
तो जब निकले उसी व्यवस्था में चलाने थे गश्त कहा कि हम भाई 50 बोतल चोरा 50 बोतल पोखरे के पास गिर गया था, तो कोई हमारे पास नहीं था। तो मैंने जो सपा सरकार ने जो 160 नंबर एम्बुलेंस चलाई है, नंबर याद था, उसको फोन किया, गाड़ी आई मेरे पास, लोगों को लेके वहाँ सरसुंदर अस्पताल कबीर चौरा में, वहाँ सारी भी जानकारी दी। मेडिकल रिपोर्ट करने को कहा, वहाँ नहीं किया गया मेरा, वहाँ उस समय मेडिकल रिपोर्ट नहीं किया गया। ये कहा कि पुलिस केस है। देखिए, आपका पूरा दर्द तो मैं समझ नहीं सकता हूँ। मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ, शायद मुझे क्या करना चाहिए, एक पूरा दिन रिक्शा चला देना चाहिए। नहीं, और मैं सोच रहा हूँ, जब मैं कह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ शायद मैं करूँ ये, क्योंकि तभी मुझे आपका दर्द समझ आएगा, तभी मुझे समझ में आएगी भैया जो मजदूरी होती है उसका मतलब क्या है। अभी मैं खत्री जी से अंदर बात कर रहा था और बहुत अच्छी बात उन्होंने मुझे कही। उन्होंने कहा कि राहुल जी, मजदूर अपने सिर पे बोझ उठाता है। और कुछ दिन पहले मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन गया और पतले से लोग थे, मैंने उनसे पूछा, भैया कितना वजन उठाते हो तुम? और उन्होंने कहा, भैया हम 40 किलो उठाते हैं सिर पे। और मैं सोच रहा था, भाई मैं जिम जाता हूं, 40 किलो तो मैं भी सिर पे नहीं उठा सकता हूं। तो उसकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है। और शायद मैंने एक दिन रिक्शा भी चला दिया, तब भी मैं आपकी मजबूरी को नहीं समझ सकता। मगर आपसे बातचीत करने के बाद थोड़ा ज्यादा समझूंगा, आपके दर्द को सुनने के बाद थोड़ा ज्यादा समझूंगा, भाषण देने से ज्यादा तो समझ ही लूंगा। यह मेरा लक्ष्य है कि मैं आपके बीच में आऊं, आपसे थोड़ा पूछूं, भाई क्या है वहां पे उसका, जैसे आपका हाथ कहां है, वो मैं देख रहा था आपका हाथ कटा हुआ है, ये देखो, तो मैं थोड़ा इससे पूछ लूं कैसे हुआ, क्या हुआ, तो मैं समझ सकता हूं कि भैया इनके सामने मुश्किल क्या है। क्योंकि मुझे लगता है आजकल जो राजनेता हैं वो इस प्रकार की बातचीत नहीं करते हैं, इस बात को समझना नहीं चाहते कि हमारे लोगों का दर्द क्या है। चाहे हम, मेरी सोच है, चाहे राजनीति करनी हो तो जनता की बात सुनने से मजा आता है, समझने से मजा आता है। तो हम आपकी बात उठा सकें, कहीं ना कहीं हम आपकी मदद कर सकें तो हम जरूर करेंगे। पहले क्या होता था, कांग्रेस पार्टी में हम मैनिफेस्टो बनाते थे। मैनिफेस्टो मतलब पार्टी क्या करेगी, और पहले मैनिफेस्टो बंद कमरों में बनता था। 5-6 नेता जो शायद आज बाहर खड़े हैं वो कहते थे, भैया ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। हमने कहा नहीं, हम जनता से पूछ के मैनिफेस्टो बनाएंगे, हम आपसे पूछ के मैनिफेस्टो बनाएंगे, तो जो कार्रवाई होगी, जो आप कहेंगे वो कार्रवाई होगी। इसलिए मैं यहां आपके पास आया कि मैं आपसे भी सुन लूं कि भैया रिक्शा वाले क्या कह रहे हैं। खत्री जी ने, जो मैं बात भूल गया, मगर खत्री जी ने कहा कि भाई जो मजदूरी करता है 40 किलो सिर पे उठाता है, जो रिक्शा चलाता है वो भी मजदूरी करता है, वो रिक्शा का बोझ उठाता है, 3-4 लोगों का बोझ उठाता है और पूरा अपने दिल पे वो लोड लगा के चलाता है। सही बात है ना? और आपके बिना भैया एक बात और समझ लो, आपके बिना शहर नहीं चल सकता है, आपके बिना बिजनेस नहीं हो सकता, आपके बिना यहां पे जो लोग आते हैं आ नहीं सकते हैं। तो आपकी भी इज्जत होनी चाहिए। जितनी इज्जत गाड़ी चलाते हैं उनकी होती है, कम से कम उतनी इज्जत आपकी होनी चाहिए, उतनी सुनवाई आपकी होनी चाहिए। ये मेरा लक्ष्य था। आप सब आए, आपने अपना समय दिया। शायद आज आप रिक्शा चला रहे होते, आपको पैसा मिल जाता। आपने मेरी बात सुनने के लिए अपना समय दिया। ओ नमस्कार ऑस्कर जी, नमस्कार। आपने अपने, एक प्रकार से आपने अपना पैसा दिया मेरी बात सुनने के लिए, इसके लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद। ऑस्कर जी आ गए हैं तो उनकी भी बात 2 मिनट सुन लेते। श्री ऑस्कर जी केंद्र के हमारे मजदूर और हाईवे और रोड के प्रधान हैं, वो आज यहाँ पर आए हैं खास आप लोगों से मिलने और बातचीत करने के लिए। अब उनकी बात भी सुनेंगे, वो जरा बाद में कर ले संक्षिप्त। परमादरणीय हमारा कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी, एआईसीसी का जनरल सेक्रेटरी मेस्त्री जी,
सारा प्यारे भाइयों, आदरणीय राहुल जी विशेष आपके लिए इधर मौजूद है। उन्होंने सबसे पहले देश का लोगों के बीच में जाने का कदम लिया, गांव-गांव गया, गरीब लोगों को मिला, पिछले वर्गों को मिला, उनसे उनका सुख दुख कष्ट क्या है उसका सोच समझकर आज उनका मन में है लोग क्या चाहते हैं वही सरकार ने करना है। आपका कोटी है नहीं है मालूम नहीं है, आपका बच्चों को स्कूल जाने का मौका है मालूम नहीं है। फिर जब हम पहले बार लेबर मंत्री बने तब आदरणीय सोनिया जी ने हमको बताया असंगठित कार्मिक कौन है उनके लिए आपने कदम लेना। प्रधानमंत्री ने भी वही ताकत दिया और उस टाइम में हम लोगों ने कानून लाया असंगठित कार्मिकों के लिए स्वास्थ्य के लिए उसका जीवन में आगे कदम लेने के लिए कार्यक्रम लेना। उसका मुताबिक हमने असंगठित कार्मिकों के लिए आपको जोड़ाकर एक साल में परिवार का 5 आदमियों को जोड़ाकर स्वास्थ्य का योजना देने का कदम लिया। अभी अभी राहुल जी ने एक हाथ जख्म हुआ वर्कर का बारे में बोला, किसी वक्त में उनको जख्म हो गए तो उसको विकलांग हो गए तो ये कार्यक्रम में हम कॉम्पनसेशन देने का कार्यक्रम है। दोनों जख्म हो गए तो 75,000, एक विकलांग हो गए तो अंग विकलांग हो गए तो उसका आधा पैसा देने का निर्णय भारत सरकार ने किया। मगर ऑस्कर जी, इनका कहना है कि ये जो आपने योजना चलाई है ये सेंटर की योजना है और आपके आने से पहले इन्होंने कहा कि ये सेंटर की योजना है, ये आंध्र प्रदेश में चल जाती है, केरला में चल जाती है, मगर उत्तर प्रदेश में ये नहीं चलती। तो आपकी जो मदद है इन तक नहीं पहुंचती और ये चाहते हैं कि आपकी मदद इन तक पहुंचे। तो कोई ना कोई उपाय आप निकाल सकते हैं जिसके माध्यम से आपकी जो मदद है इन तक पहुंचे, इनके यहाँ पहुंचे, सीधा पहुंचे। ये जरूर इन तक पहुंचने के लिए हम कदम लेंगे। हमने परसों वर्कर्स को मिला और उनको उसका फायदा मिलाने का काम किया। रिक्शा वर्कर्स है, आप लोग रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा का अलग है, रिक्शा का अलग है। हम कल फरीदाबाद गया और ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स को राज्य सरकार एक भाग, भारत सरकार एक भाग और 50% ऑटो रिक्शा वाले देंगे। फिर आपके लिए, दे आर ऑल रिक्शा ड्राइवर्स, आपके लिए 75 खर्चा भारत सरकार देंगे, 25% राज्य सरकार देंगे और आपको वर्कर्स का नाते, पिछले वर्कर्स का नाते, आपको अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का नाते उसका पूरा फायदा आपको पहुंचाने का कदम हम लोग लेंगे। राज्य सरकार से बात करना है तो हम करेंगे। हमारा डिपार्टमेंट का अधिकारियों को भेजकर आपको ये एक परिवार को 30,000 का स्वास्थ्य का कार्ड देंगे। आप भारत देश में किधर भी लेकर जाएंगे उससे आपको सुविधा मिलेगा। परिवार का 5 आदमियों को स्वास्थ्य का योजना देने के लिए उसमें हमने कदम लिया। आदरणीय राहुल जी इधर है, आपके लिए आया है, ये योजना आपको समझाने के लिए आया, उसका फायदा आप तक नहीं पहुंच रहा है इसलिए आपको पहुंचाने के लिए आया। हम भाई साहब को आश्वासन देना हो, ये सब लोगों को उसमें जोड़ाने का जरूर कदम लेंगे। थैंक यू ब्रदर। राहुल जी आए हमारे बीच में, हमारे दिल की उनकी सबकी बात से सुनी और अपने आप को अपने साथ में महसूस किया। हम सब उनका खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं और जोर से बोलेंगे राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी,
राहुल गांधी, राहुल गांधी।